हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम सीईटी सिलेबस 2024 में साइंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। साइंस बाय राजेंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सीईटी, इसके अलावा आगामी जो आरएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में हम आपको साइंस के बारे में डिटेल्ड स्टडी करवाएंगे। पहला अपना टारगेट रहेगा सीईटी 2024 साइंस का। उसमें हर टॉपिक अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी शून्य से लेके शिखर तक। जैसे बताया, शून्य से लेकर शिखर तक अपना रहेगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे और शिखर तक चलेंगे। ठीक है, अब हम पहला टॉपिक बात करें तो जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जंतु किस हिसाब से हमारे दैनिक जीवन में महत्व रखते हैं। और अब तक सीईटी 2024 में साइंस से लगभग लगभग 22 क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि हमारी क्लास में जंतु और जो सीईटी जो सिलेबस है आपका 2024 वाला, उसके अंदर साइंस का अपन पहला टॉपिक रखेंगे जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन, जिसको अपन बताते हैं एपीकल्चर, इसको एपीकल्चर बोलते हैं। इसके अंदर बॉम्बेक्स मोराई और ये जो मधुमक्खी जो है, इसके बारे में अपन इनका महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम इस यूनिट के अंतर्गत रेशम कीट पालन, मछली पालन, वर्मी कल्चर, जिसमें केंचुओं का उपयोग, उसकी कैसे वो ह्यूमिडिफिकेशन यानी वर्मी कंपोस्ट कल्चर में, वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट कल्चर में कैसे महत्व रखते हैं। इसके अलावा लाख कल्चर, अब लाख कल्चर के अंदर जो क्रॉकरी इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें लाख का काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चूड़ियाँ बनाने में, और कुक्कुट पालन, कुक्कुट में जो मुर्गियों की देसी नस्लें हैं और विदेशी जो नस्ल हैं उनके बारे में हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। और ऊन उद्योग, ऊन में अविका नगर एक केंद्र है, अविका नगर CSWRI, सेंट्रल शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविका नगर मालपुरा में इसका एक केंद्र है। और वहाँ पे जो ऊन की अच्छी अच्छी नस्लों का अनुसंधान किया जाता है, और उन अनुसंधान के बेस पर हम उनके इंस्टीट्यूट से संबंधित सारी चीज़ें, उनका अध्ययन बताएंगे। और ऊन से जो दैनिक जीवन में एग्रीकल्चर में इनका यूज़ हो रहा है और इनका क्या आर्थिक महत्व है, इनके बारे में अपन पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम जो पादपों का आर्थिक महत्व, जैसे विभिन्न प्रकार के मसाले हैं, इनसे संबंधित अनुसंधान केंद्र जैसे केरल स्पाइसेस बोर्ड केरल में है, तो उसके बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। और राजस्थान में मसालों से संबंधित कितनी क्या क्या रिसर्च हो रही है, उनको हम आर्थिक महत्व के रूप में पढ़ेंगे। इसके अलावा पेरिस टाइप की जो सब्जियां होती है, डिफरेंट प्रकार की सब्जियां होती है। औषधीय महत्व के पादप, जिसके अंदर औषधि महत्व के पादप के अंदर जैसे सिनकोना ऑफिसिनेलिस और कुनेन, इसके अलावा अफीम हो गई, अश्वगंधा हो गया, राउवल्फे सर्पेंटाइना हो गया। इसके अलावा गूगल कॉमिफेरा वाइटाई, जिसका बॉटेनिकल नेम है। तो अपन जो जो औषधि महत्व के पादप हैं, जिसके अंतर्गत मूल मूल से प्राप्त होने वाले क्या औषधीय महत्व के पादप है, उनकी छाल से कौन से एल्कलॉइड प्राप्त होता है। इसके अलावा तने से संबंधित, पत्ती से संबंधित और पुष्प, उनके ये जो भाग है, इन पादपों से संबंधित जो भी भाग है, वो कैसे हमारे आर्थिक जीवन मानव के लिए लाभदायक है, उनका हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और इस यूनिट से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। RSMB बोर्ड के द्वारा आजकल नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अपन बेसिक स्टडी पूरी करेंगे। इसके अलावा कठिन टॉपिक होती है, यानी NCERT को भी अपन फॉलो करेंगे। NCERT और राजस्थान बोर्ड, पहले के जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती थी, उसके अंदर जो कंटेंट था उसको उसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। और NCERT के अंदर जो नए तथ्य जोड़े गए, उन सबका अध्ययन करते हुए बोर्ड में आए हुए प्रश्नों का सबका विवेचन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा शैवाल कैसे हमारे ये जो पादपों में शैवाल भी पादपों के अंतर्गत आता है, तो शैवाल का भी पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा विभिन्न जो पादप होते हैं, वैज्ञानिक पादप, उनका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मूंगा, ये जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व से संबंधित टॉपिक हम आपको संपूर्ण अध्ययन करवाएंगे।
इसके अलावा नेक्स्ट अपनी जो यूनिट रहेगी वो कृषि विज्ञान से संबंधित रहेगी, जिसके अंतर्गत नेक्स्ट यूनिट में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, इनका राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इस यूनिट के अंतर्गत हम देखेंगे कि कीट विज्ञान क्या है, उससे संबंधित पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं, उनके निवारण के क्या क्या उपाय है। पूरी पादप रोग विज्ञान अपन संपूर्ण स्टडी करेंगे उनका, जो पेपर में आने लायक है और आगामी एग्जाम में भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। लेकिन आपको निरंतरता पूर्वक हर वीडियो को देखना पड़ेगा और जितना मैं बताऊं उतना ही आपको देखना है और प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा क्रांति जो भी हुई कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान और वानिकी से संबंधित जो भी क्रांति हुई, जैसे हरित क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, रजत क्रांति हो गई और सुनहरे क्रांति हो गई, इन सब का कंप्लीट स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम संपूर्ण प्रश्नों को हल कर पाएँ और उनके बारे में जान सकें। इसके अलावा खाद कौन कौन सी यूज़ ली जा रही है, उर्वरक, जैव उर्वरक। अब खाद में, उर्वरक में और जैव उर्वरक में कितना क्या क्या अंतर है, इनमें बेसिक अपन डिफाइन करेंगे आपको। और पादपों में और मानव के खाद्य पदार्थों में इन उर्वरकों का क्या हानिकारक उपयोग प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जैव उत्प्रेरक किस हिसाब से फसलों के लिए लाभदायक है और कितना सूक्ष्म आंतरिक तत्व यानी माइक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स पादपों को मिलते हैं, इन सब का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वन संरक्षण, वानिकी से संबंधित यानी फॉरेस्ट्री से संबंधित वनों के संरक्षण के लिए सब जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही है, क्या क्या वन संरक्षण के उपाय हैं उनको रोकने के लिए और कैसे हम वन संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में इस यूनिट के अंतर्गत हम पूरा अध्ययन करेंगे। पशुपालन, इसके अलावा पशुपालन और उससे संबंधित हर नस्ल को हम उनके वैज्ञानिक नाम तथा उन राजस्थान में किस हिसाब से उन पशुपालन में सरकार के द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही है, भारत सरकार के द्वारा, इवन राजस्थान सरकार के द्वारा। लेकिन अपने राजस्थान के विशेष संदर्भ में बात करनी है तो ज़्यादातर हम राजस्थान से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही है उनको संपूर्ण स्टडी, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इसके अलावा राजस्थान में कृषि का क्या विकास रहा है, उनसे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनका संपूर्ण विवेचन करेंगे। कृषि से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे ICAR की संस्थाएं हैं, काजरी हो गई राजस्थान में, जैव विकास के जो काजरी संस्था है जो जोधपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी और केंद्र से संबंधित योजना से संबंधित की गई थी। इसके अलावा अविकानगर अनुसंधान केंद्र है, सरसों सेवर जो जहाँ पे सरसों अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा ICAR जो संस्था नई दिल्ली में स्थित है। संपूर्ण जो भी विशेष संस्थाएं हैं जो कृषि से संबंधित हैं और राजस्थान में कृषि से संबंधित क्या क्या योजनाएं, इन केंद्र के जो अनुसंधान केंद्र है सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं स्थापित की जा रही है और इन संस्थाओं का किस किस फसल के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग किया जा रहा है, क्या क्या नस्लें हैं, इनका संपूर्ण अध्ययन इन संस्थाओं के अंतर्गत संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व है, कौन कौन से तत्व पौधों के लिए आवश्यक है, जिसमें सूक्ष्म मात्रिक तत्व आ जाते हैं, और कौन से वृहद मात्रिक तत्व है जो ज़्यादा मात्रा में स्थित है। कृषि के प्रकार, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी कृषि अपने यहाँ पे राजस्थान में की जाती है, मिश्रित कृषि है, झूमिंग कृषि है। फसल चक्र का अध्ययन करेंगे, फसल चक्र कैसे होता है, उसके क्या महत्व है, और ये संपूर्ण अध्ययन हम करेंगे। इसके अलावा हम खरपतवार का अध्ययन करेंगे और जो पशु संबंधित जो पादप संबंधित जो रोग होते हैं, पादप रोग, इन पादप रोगों में कवक जनित कौन से रोग हो रहे हैं, विषाणु जनित कौन से रोग हो रहे हैं और प्रोटोवा जनित कौन से रोग हो रहे हैं, उनके क्या कारण हैं, उनके क्या निवारण के उपाय हैं, इन सभी का अध्ययन हम इस यूनिट के माध्यम से और अपने इस चैनल पे प्रॉपरली करेंगे। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट यूनिट की बात करूं तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में, अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करूं तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, जिसके अंतर्गत हम सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं उनके विभाग, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नई नई सूचना प्रौद्योगिकी नीतियाँ गठन की गई सरकार के द्वारा और क्या नव निर्माण हर क्षेत्र में किया जा रहा है सूचना से संबंधित, ताकि इन क्षेत्रों में विज्ञान का विकास और क्या प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जिसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत पौधों की नस्लों को सुधारने के लिए और जो जंतु है उनसे संबंधित माइक्रो लेवल पे जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है और जेनेटिक मॉडिफाइड GMO,
जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, और इसके अलावा जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें हैं जो कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संभाली जाती है, और क्या राजस्थान की जैव प्रौद्योगिकी नीति रही है, इनका संपूर्ण अध्ययन हम राजस्थान के विशेष संदर्भ में विज्ञान प्रौद्योगिकी यूनिट के तहत की जाएगी। जन सूचना पोर्टल्स है, इसके अलावा जो नई करंट अफेयर्स है, विभिन्न योजनाएं क्या क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र में योजनाएं चलाई जा रही है, इनका संपूर्ण अध्ययन करने के बाद में हमें इस यूनिट में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सभी का ये क्षेत्र मजबूत नहीं रहता, इसके लिए करंट भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, यानी प्रीवियस स्टडी अपन को आनी चाहिए, इन संस्थाओं का विकास कैसे हुआ और सरकार ने इन क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन किए हैं, क्या क्या संशोधन किए हैं, और विकास के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं बनाई जा रही है, तो हम इनका संपूर्ण अध्ययन इस यूनिट के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसके अंतर्गत हम पूरा एनसीईआरटी को देखेंगे, एनसीईआरटी का साथ में। इसके अलावा और आरबीएससी के जो पहले के आरएसएमबी बोर्ड है उसमें जो क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उनका अध्ययन करेंगे। भौतिक परिवर्तन होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, इनके उदाहरण के माध्यम से हर यूनिट को समझेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी है, और कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आता है, इसका क्या कारण है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, मतलब ये जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं तो ये किस में होती है, रासायनिक परिवर्तन में होता है या भौतिक परिवर्तन में होता है। इन सब का संपूर्ण अध्ययन हम क्रमवाइज यूनिट 4 के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा 5वां मैंने जो टॉपिक रखा है इसमें हम अम्लों का, क्षार का तथा लवणों का, इनके बारे में, इनके सामान्य गुण जो भी है इनके बारे में देखेंगे। लवण कौन सा एच आयन देता है, कौन सा ओ एच आयन देता है, लवण में कौन कौन से पदार्थ शामिल है, रासायनिक पदार्थ शामिल होता है, इनके क्या क्या भौतिक गुण हैं, इनके सामान्य गुण क्या है, दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है। इसके अलावा पीएच स्केल, कौन सा उदासीन प्रवृत्ति का है, कौन सा अम्लीय प्रवृत्ति का है, और कौन सा क्षारीय प्रवृत्ति का है, इनका कंप्लीट अध्ययन हम पीएच स्केल के माध्यम से करेंगे। और इनका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, इन सभी का, मतलब इस यूनिट में अम्ल, क्षार तथा लवण और इनका सामान्य गुण देखेंगे और इनका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। अम्ल किस हिसाब से, जैसे लैक्टिक एसिड है तो वो दूध से दही में का निर्माण करते हैं, तो वो दैनिक जीवन में मानव के लिए कैसे लाभदायक है, उनका क्या प्रक्रिया रही है, उस पर्टिकुलर एंजाइम का, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का क्या इम्पैक्ट रहा है, और कौन सा एसिड उसमें काम आया है। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उनका विकास देखेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है सीटी के अंतर्गत। टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन से टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि आरएसएमबी बोर्ड हर टॉपिक को कवर करता है, तो हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हमें उसके बारे में कम से कम इतना अध्ययन कर लेना चाहिए कि वो जितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए तो हम उनको संपूर्ण कर सकें। और साइंस तो वैसे भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर हम ढंग से पढ़ें और अगर हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो साइंस सीईटी के अंतर्गत जो 40% का योगदान है उसमें काफ़ी योगदान आपका साइंस का सब्जेक्ट का रहेगा। इस यूनिट के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्गत हम नवीनीकरण संसाधन, साथ में गैर नवीनीकरण संसाधन कौन कौन से हैं इनके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। और वन संसाधन क्या है, उनका संरक्षण के विकास का कार्यक्रम क्या क्या हो रहा है, वन संसाधनों के एरिया में सरकार का क्या योगदान रहा है, और क्या वन संसाधनों का संरक्षण में सरकार क्या प्रयास कर रही है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जल संसाधन के बारे में देखेंगे। मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, मृदा के क्या क्या प्रकार होते हैं, मृदा कहाँ कहाँ उपयोग होती है, इसका कंप्लीट स्टडी हम मृदा निर्माण के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा खनिज संसाधन में कौन कौन से खनिज संसाधन की खनिज नीतियाँ कौन सी है, सरकार इस तरफ क्या प्रयास कर रही है, इन सब का हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। समुद्री संसाधन कौन कौन से हैं, शैवाल किस हिसाब से समुद्री संसाधन में उपयोग होते हैं, जैसे एगार हो गया, ग्रेसिलेरिया जिलेडियम हो गया, और रोडोफाइसी तथा फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं वो समुद्री संसाधन में काफ़ी अपना योगदान देते हैं। शैवालों का किस हिसाब से दैनिक जीवन में आर्थिक महत्व है,
हमारे दैनिक जीवन में। साथ में कौन कौन से, जैसे क्लोरेला हो गया, क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन के रूप में ले जाते, प्रोटीन की पूर्ति के लिए अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं भोजन के रूप में। तो इन सभी का हम खनिज संसाधन के अंतर्गत करेंगे। अब समुद्री जो संसाधन है ये क्या है, नष्ट होते जा रहे हैं, यानी प्रदूषण एक ऐसी जो चीज़ है, प्रदूषण के माध्यम के कारण समुद्री संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो उनके संरक्षण के लिए और उनके प्रबंधन के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, इनके बारे में हम पूर्ण रूप से देखेंगे। ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो दो तरीके के होते हैं ये। एक तो परंपरागत स्रोत होते हैं ऊर्जा संसाधन के, एक गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। परंपरागत स्रोत ये है कि हम प्राकृतिक माध्यम से प्रकृति पे निर्भर हैं और जो खनन द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं, यानी जिनका आने वाले समय में दोहन ज़्यादा हो रहा है। तो ये परंपरागत स्रोत ऐसे हैं कि अगर इनका ज़्यादा दोहन कर दिया जाए तो ये नष्ट होने के कगार पे आ गए हैं। और गैर परंपरागत स्रोत क्या है, अभी जो नए जो चल रहे हैं गैर परंपरागत, कौन कौन से स्रोत है गैर परंपरागत, इन सब का अध्ययन हम इन यूनिट के माध्यम से करेंगे प्रॉपरली। इसके अलावा संधारणीय विकास उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल जो विकास है, इसके अंदर सतत विकास संकल्पना सरकार के द्वारा क्या क्या गई है, कौन कौन से पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुए हैं, इन सब का संपूर्ण विवेचन हम इस यूनिट के माध्यम से करेंगे, यानी यूनिट नंबर 7। अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो जैव विविधता है। जैव विविधता को अपन कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी अपन उनको कहेंगे जहाँ पे पौधे भी रहते हैं, जंतु भी रहते हैं, मानव भी रहते हैं और ये ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जहाँ पे पौधों की बायोडाइवर्सिटी रहेगी वहाँ पे कोई ना कोई उस पर्टिकुलर स्तर को बनाए रखने के लिए, प्रदूषण ऐसी चीज़ है आज के समय में, प्रदूषण हर जगह फैल रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी प्रभाव पड़ रहा है। अब जैव विविधता के क्या क्या स्तर हैं, जैव विविधता के क्या क्या स्तर है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जैव विविधता का मापन कहाँ कहाँ किया जाता है और किस रूप में किया जाता है। जैसे अल्फा विविधता होती है, एक बीटा विविधता होती है, तो इनका संपूर्ण अध्ययन हम अपनी क्लासों में प्रॉपरली करेंगे। और भारत में कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये भौगोलिक क्षेत्र कैसे कैसे काम आ रहे हैं, और जैव विविधता के क्षेत्र में इन भौगोलिक क्षेत्रों का क्या योगदान है, इनका संपूर्ण अध्ययन हम हमारे चैनल पे पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण में अब तक कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से कन्वेंशन अब तक हुए हैं, उनको हम देखेंगे और उनका प्रॉपरली कौन सा सम्मेलन कब हुआ, उसका क्या लक्ष्य रहा उस सम्मेलन का, ये प्रॉपरली देखेंगे। इसके अलावा जैव विविधता के क्षेत्र में कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं, कितने हॉट स्पॉट हैं हमारे यहाँ पे, उन सब का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जैव मंडल रिजर्व है और इनकी सूचियों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा रामसर स्थल कौन कौन से हैं और रामसर सम्मेलन कब मनाया जाता है, इस राजस्थान में कितने रामसर स्थल है, इनका संपूर्ण अध्ययन हम हमारे इस प्रॉपरली यूनिट के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा कच्छ प्रवाल वित्तीय क्षेत्र, कच्छ कोरल रीफ जिसको हम बोलते हैं, और कोरल रीफ में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब ये कोरल रीफ धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पे है। उसका कारण ये है कि हम कच्छ प्रवाल के क्षेत्रों में पाई जाती है, और कोरल रीफ में क्या क्या प्रॉपरली कच्छ प्रवाल भित्ति है, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, तो यहाँ किस किस क्षेत्रों में क्या क्या प्रदूषण फैला जा रहा है। अब देखा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसे है जहाँ पे कोरल रीफ यानी सबसे ज़्यादा कोरल रीफ पाई जाती है। अब कुछ समुद्री क्षेत्र ऐसे हैं कि कोरल रीफ के माध्यम से नए द्वीपों का निर्माण भी हो गया है।
लेकिन प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि ये कोरल रीफ भी आज भी नष्ट होने के कगार पे आ गई है। तो इस संपूर्ण यूनिट में यानी इस यूनिट 8 में हम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और ये चीज़ हमें बताएगी कि क्या बायोडाइवर्सिटी के स्तर हैं, उनका मापन कैसे किया जाता है, उनका संरक्षण क्या है, उनका सम्मेलन में कहाँ कौन कौन से सम्मेलन हो रहा है, कितने हॉट स्पॉट है, जैवमंडल की रिजर्व सूचियाँ क्या हैं, रामसर स्थल क्या है, और जो कोरल रीफ से प्रवाल भित्तियाँ हैं उनका निर्माण कैसे हो रहा है, वो कैसे नष्ट होने के कगार पे है, उनमें कौन कौन सी संरचना है और किस क्या क्या ऑर्गेनिज्म उनको बनाते हैं, इन सब का संपूर्ण अध्ययन हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। इसके अलावा अगर पर्यावरण, नेक्स्ट यूनिट हमारी रहेगी पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन। अब इसके अंदर प्रदूषण, अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जलवायु से संबंधित जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण और कौन कौन से पदार्थ हैं जो इन जलवायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है, वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण में क्या क्या योगदान है, इनका संपूर्ण अध्ययन हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। इसके अलावा हरितगृह प्रभाव आज महत्वपूर्ण समस्या बन गई है, जो कि पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी परिवर्तन को हटा रही है, मतलब आज उनको प्रदूषित करने में लगी हुई है। तो हरितगृह प्रभाव के अंतर्गत CO2 का स्तर देखा जाएगा, कौन कौन सी हरितगृह से और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही है, जैसे CO2 हो गया, जलवाष्प हो गया, मैथेन हो गया। तो ये जलवायु से संबंधित कुछ N2 हो गया, N2O, ठीक है। इसके अलावा NO2 हो गया। ये हरित गृह से प्रभाव से संबंधित गैसें हैं और ये कैसे टेम्परेचर को बढ़ा रही है, इन सब का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा ओजोन का अपक्षय कैसे हो रहा है, क्योंकि ओजोन जो स्तर है हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से। अगर पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, ये जो ओजोन अपक्षय है, अगर अपक्षय होता जा रहा है तो ये मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से ये ओजोन अपक्षय का एक महत्वपूर्ण अपक्षय का एक कारण है, जो रेफ्रिजरेटर इनसे ये निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये अपक्षय होता जा रहा है, यानी ओजोन परत का स्तर छोटा होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, जो पराबैंगनी जो किरणें हैं वो सीधी हमारे स्किन पे इम्पैक्ट करेगी और जिससे कैंसर या जो भी इससे हानिकारक प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अम्ल वर्षा भी एक पर्यावरणीय परिवर्तन का एक उदाहरण है, जिसके अंदर SO2 H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 ये उपयोग होते हैं। इसके अलावा अल नीनो तथा ला नीनो प्रभाव क्या क्या है, इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। प्लास्टिक एक समस्या है पर्यावरण प्रदूषण में और पारिस्थितिकी में, और पर्यावरण पे इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सभी में हम देखेंगे कि प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या उपयोग है, और सरकार के द्वारा राजस्थान में इवन भारत लेवल पे क्या क्या प्लास्टिक नीति अपनाई गई है, उनका संपूर्ण अध्ययन करेंगे और उनको दूर करने के उपाय देखेंगे। और भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, जैसे कौन कौन से प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल है, और ये प्रोटोकॉल में सरकार के द्वारा इन प्रोटोकॉल के अंदर जो भी सरकार का क्या लक्ष्य रखा गया है और उनका क्या लक्ष्य, वो लक्ष्य पूर्ण भी हो रहा है या नहीं हो रहा, और उनका क्या उद्देश्य था और वो किस सन में हुए थे, इनका संपूर्ण अध्ययन हम भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में हम पूर्ण रूप से देखेंगे। हमारी नेक्स्ट यूनिट रहेगी स्वास्थ्य एवं देखभाल, जिसके अंतर्गत
स्वास्थ्य एवं देखभाल के अंतर्गत संक्रामक, असंक्रामक तथा पशुजन्य रोगों का अध्ययन किए जाएंगे। संक्रामक रोग क्या होते हैं, वो कैसे फैलते हैं, ठीक है। इसके अलावा वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से वायरस जनित रोग हैं, और किन किन रोगों से कौन कौन से रोग वायरस है और कौन कौन से वायरस से ये रोग फैलते हैं, और इनका क्या है पूरा डिस्क्रिप्शन हम इस यूनिट के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा जीवाणु जनित कौन से रोग होती है, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं, हेलमिंथेस यानी कृमि जनित रोग कौन से हैं, यौन जनित कौन से रोग हैं, और कवक जनित रोग कौन से हैं, इनका प्रॉपरली कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा असंक्रामक रोग हैं, इसके अंतर्गत हम डायबिटीज, कैंसर, अनुवंशिक रोग, अनुवंशिक रोग में कौन कौन से आते हैं, यानी कैंसर कैसे फैल रहा है, इसके अलावा रेडिएशन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, डायबिटीज का क्या कारण है, डायबिटीज मेलिटस क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, और वर्णांधता, अनुवंशिक रोगों में वर्णांधता, थैलीसीमिया और सिंड्रोम संबंधी रोग कौन कौन से, जैसे सिंड्रोम समय डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। ये सभी रोग सिंड्रोम संबंधी रोग हैं, और कौन कौन से गुणसूत्र इनमें योगदान रखते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र किस में मोनो एक गुणसूत्र किस में बड़ा है, कौन में दो गुणसूत्र में बड़े हैं, कौन में, तो इन सब का अध्ययन हम सिंड्रोम के माध्यम से करेंगे। और पशुजन्य रोग में हम बताएंगे कि कौन आजकल पशुजन्य रोग आम समस्याएं हो गई है, और ये रोग पशुओं में फैलते जा रहे हैं, जैसे फ्लैग एक पशुजन्य रोग है, इसके अलावा एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स कैसे फैल रहा है पशुओं में, ठीक है। इसके अलावा ब्रूसिलोसिस रोग कौन सा है, स्वाइन फ्लू कैसा है, जीका वायरस, ये नए नए रोग पशुजन्य रोग एक समस्या बन गई है, तो इनका हम प्रॉपरली अध्ययन दर अध्ययन स्टडी करेंगे, ठीक है। ये आपकी 10वीं यूनिट हो गई, ठीक है। इसके अलावा हम रक्त समूह, रक्त की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, उनकी क्या संरचना है, किससे मिलकर रक्त बनता है, क्या रक्त संयोजी तरल है, इनका संपूर्ण अध्ययन हम इस यूनिट के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा रक्त समूह, रक्त समूह ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में कौन सा ओ पॉजिटिव है, कौन सा ओ नेगेटिव है, कौन सा ए पॉजिटिव है, कौन सा बी ब्लड ग्रुप का है, कौन सा ए बी पॉजिटिव है, कौन सा ए बी नेगेटिव है, इन सब का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। कौन सर्वदाता है, कौन सर्वग्राही है, कौन सा ब्लड ग्रुप, इनका हम अंतरात्मक यानी अंतर रूप में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आरएच कारक क्या है, लेड स्किनर और रिसस मकाया एक बंदर था जिसपे लेड स्किनर और वीनर ने आरएच कारक की खोज की थी। इसके अलावा रुधिर की थक्का बनने की क्या क्या प्रक्रिया है, फाइब्रिन प्रोटीन हो गया, थ्रोम्बोजन कारक हो गया। इसके अलावा विटामिन की मास्ट सेल्स होती है, ये भी रक्त के थक्के में सहायक होती है। कौन सा विटामिन है जो रक्त स्कंदन में काम करता है, विटामिन के है। तो ये प्रॉपरली जो बेसिक जानकारी है हम इनका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। लसिका का क्या क्या महत्व है, और रक्त समूह आरएच कारक इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, इनका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करें तो आहार और पोषण आ जाती है, ये यूनिट नंबर 12 हो गई। इस यूनिट के अंतर्गत हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं जो भोजन के द्वारा हमें मिलते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है। विटामिन के भी कई प्रकार होते हैं, कौन से जल में घुलित होता है, कौन से वसा में घुलित वाले, कौन से जल में घुलनशील है, कौन से वसा में घुलनशील है, इन विटामिनों का अध्ययन करेंगे। विटामिन जैसे ए हो गया, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। इनसे संबंधित इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया। और इनके क्या क्या नाम हैं, किसका राइबोफ्लेविन है,
किसको रेटिनॉल बोलते हैं, किसको एस्कार्बिक बोलते हैं, किसको आर्बिस्ट्रोल बोलते हैं, और नेप्थोक्विनोन किसका है, और टोकोफेरल किसका है। इन संपूर्ण विटामिन का हम प्रॉपरली अध्ययन करेंगे, और कहाँ कहाँ ये विटामिन पाए जाते हैं इनका अध्ययन हम अपने क्लासों के माध्यम से करेंगे। वसा, अब कौन सी वसा हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी नहीं है, क्या इनका श्वसन गुणांक इनका क्या होता है, किसका कम होता है, तो ये बारे में हम बताएंगे। इसके अलावा जल, जल का भी हम देखेंगे कि जल का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी जो रासायनिक क्रियाएं होती है, कौन कौन सी भौतिक क्रियाएं होती है, कौन सी जैविक क्रियाएं होती है जिनमें जल का उपयोग होता है, और जल कहाँ कहाँ उपयोगी होता है, ये हम अपनी क्लासों में। और कौन से खनिज लवण हैं जो पौधों के अंदर भोजन बनाने में काम आते हैं, और कौन कौन से सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं जो हमारे लिए भी लाभदायक है और पौधों के लिए भी लाभदायक है, इनका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुपोषण, कुपोषण राजस्थान की और भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। कुपोषण के माध्यम से जनता को भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण कुपोषण होता है, और वो संतुलित भोजन नहीं करते हैं अधिकांश लोग, जिससे वो कुपोषण का शिकार होते हैं। अब प्रोटीन की कमी से भी कुपोषण होता है। अब कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे मेरस्मस हो गया, क्वाशियर क्वाशियर क्योर। तो ये कुपोषण के कौन कौन से रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं, विटामिन की कमी से कौन से होते हैं, प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, ट्रांसफैट कौन सा होता है, अल्फा हेलिक्स कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, मोनोसेकेराइड कौन से हैं, पॉलीसेकेराइड कौन से हैं, ठीक है, ऑलिगोसेकेराइड कौन से हैं। इन संपूर्ण कंटेंट का अध्ययन हम आहार और पोषण के माध्यम से करेंगे। और जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, पहले हम थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद में हम उस थ्योरी में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं उनका रिवीजन करेंगे। इसके साथ में हम प्रश्नों, प्रीवियस ईयर में आए प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे, और प्रश्नों को देखेंगे, और उनको प्रॉपरली हमारी थ्योरी में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हम फिजिक्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स है, यानी हमारे केमिस्ट्री भी आ रही है, फिजिक्स भी आ रही है, बायो भी आ रही है, जैव प्रौद्योगिकी भी आ रही है। अब फिजिक्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि विद्युत धारा का क्या क्या उपयोग है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके क्या क्या नियम है, ओम का नियम कौन सा है, परिपथ कैसे बनते हैं, समांतर संयोजन, परिपथ, समांतर श्रेणीक्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है, ये कैसे बनते हैं, कौन सा श्रेणी क्रम से है, कौन सा समांतर क्रम, इनको देखेंगे। ओम का नियम क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, इसकी क्या इकाई होती है, और विद्युत ऊर्जा के कौन सा इक्विपमेंट यानी कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा पर आधारित है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, शक्ति किसे कहते हैं ये बताएंगे, विद्युत जनित्र का अध्ययन करेंगे, विद्युत फ्यूज कहाँ कहाँ होता है इसका देखेंगे, किस पदार्थ से ये मिलकर बना होता है, और जो भी हम भौतिक राशियाँ ले रहे हैं, भौतिक राशियाँ, उनकी विमाएँ भी हम साथ के साथ आपको बताते जाएंगे, उनके क्या क्या, जैसे M1 L1 T-2 ये बल की विमाएँ है, और ये फॉर्मूले बेस्ड है। अपन एक प्रॉपरली फॉर्मूले याद करेंगे और फॉर्मूले से हम विमाएँ निकाल लेंगे भौतिक राशियों का। इजी है सब, अगर हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे और साइंस को साइंस के हिसाब से देखेंगे, टेक्निकल तरीके से उनको पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो साइंस भी हमें इजी लगेगी, नहीं तो रटना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, अपचाई अपचाई ट्रांसफर कौन सा है, उच्चाई ट्रांसफर कौन सा है, ट्रांसफार्मर ये किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत सेल, अब विद्युत सेल कौन से हैं, शुष्क, इसके अंदर शुष्क सेल का अध्ययन करेंगे हम, लेकलांसी सेल है, डेनियल सेल हो गया, सीसा संचयक सेल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट के माध्यम से करेंगे। यानी मैंने सारा आपको बता दिया है कि कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है और हमें क्या क्या स्टडी करना है। इसके अलावा इसके अंदर जो भी सब टॉपिक्स आएंगे उनको हम प्रॉपरली बताते जाएंगे। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करूँ मैं,
ये 13वीं यूनिट आपकी हो गई। अभी 14 यूनिट जिसके अंदर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आ गई। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिनियम 2000 आजकल इससे प्रश्न कौन पूछे जा रहे हैं। इसमें कौन कौन सी धाराएं आती है इनका देखेंगे। कौन कौन से नए इक्विपमेंट का इन्वेंशन हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या टेक्निक्स, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ये काफ़ी कोएक्सियल वायर्स है। ये सभी मतलब क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी में अपना एक योगदान देते हैं। और ये ऐसे ही उपकरण हैं, इन सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण हैं, इनका प्रॉपरली हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से उपकरण किस किस में, उनका क्या क्या कार्य है और कैसे वो प्रौद्योगिकी विकास में सहायक है। इसके अलावा क्या क्या अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अनुसंधान हुए हैं, संचार के क्षेत्र में क्या अनुसंधान हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से उपकरण या कौन कौन से उपग्रह इस क्षेत्र में छोड़े गए हैं, इनका प्रॉपरली अध्ययन करेंगे हम। तो हम अगर बात करें तो ये यूनिटें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यानी साइंस की बात करें तो ये अपनी 14 यूनिट तो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें मैंने आपको बताया। इसके अलावा विद्युत धारा परिपथ जिसमें ओम का नियम, विद्युत ऊर्जा, ये सारी चीज़ें अपन अभी, मैं ये इस सिलेबस को इतना एलोबरेट इसलिए कर रहा हूँ कि अपन को पता होना चाहिए कि अपने सिलेबस में क्या क्या आने वाला है और क्या अपन पढ़ेंगे। काफ़ी चीज़ें हमें पता होगी तो हम काफ़ी क्वेश्चन पेपर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और हमें पता चल जाएगा तो आधा कोर्स हमारा वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आहार पोषण में क्या क्या चीज़ें आती है ये सारा प्रॉपरली हम देखेंगे। ठीक है, ये रक्त समूह, ब्लड, आरएच कारक, ये स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक पशुजन्य रोग, ये पर्यावरण पारिस्थितिकी, प्रदूषण, हरितगृह, अम्ल वर्षा। ठीक है, जैव विविधता से संबंधित अपन ने बताया ये कंप्लीट स्टडी हम करेंगे। ये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, नवीनीकरण, ऊर्जा के संसाधन। ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, खाने का सोडा किसे कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ठीक है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनके क्या गुण हैं, ये कहाँ उपयोग होते हैं, ठीक है, इनका उपयोग क्या है और इनकी ये बनते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, यानी इनकी रासायनिक संरचना, रासायनिक इनकी संरचना। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है, आजकल तो फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको उपयोग तो पता ही होना चाहिए, लेकिन ये प्रारंभिक चीज़ें हैं। CaSO4 0.5H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH COCO3, ब्लीचिंग पाउडर CaCl2। इसके अलावा साबुन, या तो ये सोडियम के आयन होंगे या पोटेशियम के लवण होंगे। ठीक है, अपमार्जक, सोडियम साथ में मैग्नीशियम के आयन रहते हैं। और इन दो में साबुन में और अपमार्जक में क्या क्या अंतर है, इनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये देखेंगे, इनका क्या कंटेंट है, इनकी संरचनात्मक रासायनिक संगठन क्या है और कहाँ ये उपयोग हो रहे हैं। किसको धोने का सोडा भी बोलते हैं, किसको खाने का सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और धावल सोडा हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा। तो ये अपनी 6th यूनिट रही। इसके अलावा राजस्थान के विषय संदर्भ में मैंने बताया जैव प्रौद्योगिकी नीति, विभिन्न योजनाएं, जन पोर्टल, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया जिसके अंतर्गत उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अम्ल और क्षार, लवण, आपको ये बताया मैंने। दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है। कृषि विज्ञान में उद्यान विभाग में आपको बताया कीट पादप रोग विज्ञान, क्रांतियाँ कौन कौन सी है, खाद्य उर्वरक, जैव उर्वरक। ठीक है, वन संरक्षण, वानिकी, पशु नस्लें कौन सी है, राजस्थान में कृषि विकास का क्या योगदान है, कृषि के क्या क्या प्रकार है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, इनका भी अध्ययन हम प्रॉपरली करेंगे। और कौन कौन से कृषि खंड बनाए गए हैं, राजस्थान में कौन कौन से कृषि खंड है, जैसे 10 खंड है, 10 क्षेत्र है, तो इनके बारे में भी हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और कौन से फूड पार्क हैं, कौन से जैविक हैं, इनका कंप्लीट स्टडी करते हुए हम प्रॉपरली इनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जंतुओं का, पादपों का, यहाँ से हम अपना पहला टॉपिक जारी रखेंगे जिसके अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन,
मत्स्य पालन, वर्मी कंपोस्ट क्या है, लाख कल्चर क्या है, कुक्कुट पालन क्या है, और ये जितने भी अपने आर्थिक महत्व के पादप हैं या औषधि महत्व के पादप हैं, इनको प्रॉपरली 1 बाय 1 लेके चलेंगे। तो आज हमने देखा कि हमारे जो टॉपिक हैं उसके अंदर कौन कौन से सीईटी में क्या क्या टॉपिक आए, उसका सिलेबस के अंदर कौन कौन से हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ मैं राजेंद्र आपको अगली क्लास में इन टॉपिकों के साथ में प्रॉपरली मिलूँगा और हमारे चैनल पे आपको संपूर्ण अध्ययन मिलेगा, जिसमें हम शून्य से शिखर तक हर चीज़ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।